नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, तीसरा वर्ल्ड वॉर ऐसे लगता है सामने खड़ा है अब। हालात पिछले 2-3 दिन में बहुत बिगड़ गए हैं, बहुत बिगड़ गए हैं। मैं आपको बताऊं, यकीन मानिएगा, बहुत बिगड़ गए हैं। क्या हुआ है 2-3 दिन के अंदर कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, नाजुक हो गए हैं। दरअसल अब एंट्री हुई है अमेरिका और रूस की। अमेरिका की एंट्री क्यों होती है कि अमेरिका को अब इस बात का आभास होना शुरू हो गया है कि जो मल्टी प्रोंग्ड अटैक इजराइल पे होने जा रहा है, यमन से हुतीस का, लेबनान से हिजबुल्ला का, सीरिया से दूसरे विद्रोही ग्रुप्स का और ईरान से फास्ट मूविंग बैलिस्टिक मिसाइल्स का, जिसको उसका आयरन डोम रोक नहीं पाएगा। इम्पॉसिबल है। थोड़े बहुत रोकेगा, बाकी नहीं रोक पाएगा। पिछली बार जब अटैक किया था ईरान ने, तो सॉफ्ट अटैक किया था। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, शायद वो अटैक एक किस्म से कहा जाए तो ईरान को शांत करने के लिए और अंदर कुछ समझौता हो गया होगा उसके लिए था कि भैया हल्का अटैक करो, तो उसको हम इजराइल में एंटर करने से पहले जॉर्डन के अंदर ही या सीरिया के अंदर ही हम गिरा देंगे, तो नुकसान नहीं होगा। तुम्हें संतुष्टि हो जाएगी कि तुमने मिसाइल मार दी, बदला ले लिया। लेकिन इस बार हालात बिगड़ गए। इस बार ईरान में, उसके घर में तेहरान में इस्माइल हानिया को मार दिया, जबकि नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का शपथ ग्रहण समारोह था। अभी लाल झंडा उसके डोम पे आ गया, मस्जिद के ऊपर। लाल झंडे का मतलब है कि भाई अब तो आउट एंड आउट वॉर है। अब अमेरिका को समझ आया कि इस बार हालात वो नहीं है। अब वो गेम नहीं खेला जा सकता जो कुछ महीने पहले खेला गया था। अब जो अटैक होने जा रहा है, ये अटैक भयंकर होगा। यमन से अटैक होगा हुतीस का, लेबनान से हिजबुल्ला का, सीरिया से विद्रोही ग्रुप का, और बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक यहां से। अमेरिका की एंट्री इसलिए होती कि उसने करीब 12 जंगी जहाज और अब कुछ और एयरक्राफ्ट कैरियर और F-35 स्टेल्थ बॉम्बर्स भेज दिए हैं। कतार के अंदर भी भेज दिए हैं और बाकी जगह भी कि भाई ईरान पे अटैक करना है, कर लो भैया अटैक। डेटरेंट आ गया तो रूस ने अपने कुछ बड़े जंगी जहाज लाल सागर में भेज दिए। पहुंच गए, पहुंच गए। अब क्या है, 2 दिन पहले क्या होता है, ईरान का पूरा एयर स्पेस बंद है, पूरा का पूरा। कोई हवाई जहाज आ रहा है, नहीं आ रहा है, ना जा रहा है। इसराइल का एयर स्पेस पूरा बंद है, ना कोई फ्लाइट आ रही है ना जा रही है। लेबनान का और सीरिया के एयर स्पेस भी ऑलमोस्ट बंद है, ना कोई आ रहा है ना जा रहा है। 2 दिन पहले से मॉस्को से बड़े इल्यूशन 76 मालवाहक विमान, जिसे भीमकाय हाथी कहते हैं, जो भारत के पास भी है, वो लगातार तेहरान में आ रहे हैं। मिसाइलें लेके आ रहे हैं, हथियार लेके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रशिया की बहुत मदद की और जितने ड्रोन्स थे वो सब ईरानियन ड्रोन थे, और उन ड्रोन्स ने कहर बरपाया पूरा का पूरा यूक्रेन के अंदर। तो इस पिछले कुछ 1 साल 1.5 साल में चीन, रूस और ईरान की दोस्ती बहुत बड़ी हो गई, पक्की हो गई। अब ईरान ने तैयारी इतनी कर ली है कि अब कि इसके सहारे वो कई महीनों तक युद्ध लड़ सकता है। लेकिन ईरान की पोजीशनिंग को समझना होगा। रूस एंट्री कर गया है, कुछ और भी हुआ है। मैं काम करता हूं, पहले आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी बता देता हूं, क्योंकि मैं ऐसे बात करूंगा तो आपको ज्योग्राफी समझ नहीं आएगी। आपको ये समझ नहीं आएगा, सब कुछ दर्शकों को समझ आएगा, कुछ को नहीं समझ में आएगा कि यार ये ईरान है कहां पर, ये सऊदी कहां पर है, इजराइल कहां पर है, लेबनान कहां पर है, कुवैत कहां पर है, यूएई कहां पर है, यमन कहां है, लाल सागर कहां है, फारस की जो खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, वो कहां पर है। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन कहां से अटैक करने जा रहा है। चलिए,
एक मैप से समझ लेते हैं इसको। पहले इस मैप पे आ जाते हैं। आप चाहो तो अपना स्क्रीन वाइड भी कर सकते हो, देख सकते हो। आप पाएंगे इसके अंदर कि यहां पर सऊदी अरेबिया बिल्कुल क्लियर है। लेफ्ट में बिल्कुल जाएंगे तो वहां पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, जिसमें लीबिया है, इजिप्ट है और नीचे सूडान है। मिडिल ईस्ट का एरिया इसको कहते हैं। अमेरिका की नजर से इसे पश्चिम एशिया कहा जाता है, वेस्ट एशिया कहा जाता है। यहां पर इजराइल दिया हुआ है, बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के मुहाने पर। ये मेडिटेरेनियन सी का मतलब भूमध्य सागर भी कहा जाता है इसको। उसके साथ लगा हुआ राइट में जॉर्डन है और बिल्कुल टॉप पे जो है वह सीरिया और लेबनान दोनों लगे हुए हैं इजराइल की सीमा के साथ। इजराइल के अंदर ही गाजा पट्टी भी है, वो अभी इतनी क्लियर नहीं है इसके अंदर। लेकिन ईरान को आप पाएंगे कि ऊपर टर्की से तो लगा हुआ है, लेकिन ईरान का सीधा बॉर्डर इजराइल से नहीं लगता। बीच में उसके कौन आता है? इराक आ जाता है। इराक। अब इराक को कैसे पार पाएंगे? टर्की ने तो पहले बोल दिया भैया, झंडा झुका दिया था अपना एम्बेसी का, तो उस पर तो बड़ा लफड़ा हो गया था। वहीं पे ऑलरेडी तेल अवीव के अंदर जो राजधानी है। अब हुआ क्या कि ईरान को अगर हम दूसरे यहां से एक चीज समझेंगे कि ईरान और सऊदी की जो राइट में बीच में आप पाएंगे एक पर्शियन खाड़ी है, फारस की खाड़ी है। और सऊदी के लेफ्ट में देखा जाए वहां भी समुद्र है, उसके और इजिप्ट के बीच में, सूडान के बीच में रेड सी है, लाल सागर है, और उसके नीचे यमन है। यमन ही वो जगह है जहां पर देखा जाए तो हूती विद्रोही है, और यहां से वो सीधा मिसाइल का अटैक करते हैं। एक नक्शे से और समझा देते हैं आपको। ये एक नक्शा है, यहां से आप देखेंगे पाएंगे तो ये ईरान है। टर्की से होके वो इजराइल को अटैक कर सकता है वाया सीरिया और लेबनान होके। सीरिया के बिल्कुल नीचे छोटा सा एक ब्लैंक स्पेस है, वो एक्चुअली लेबनान है। और जो राइट वाला ब्लैंक स्पेस है वो जॉर्डन है। वो नीचे इजिप्ट लेफ्ट में दिखाया हुआ है, लेकिन उसके नीचे सऊदी भी है। लेकिन अगर हम इस नक्शे को देखें तो इसके अंदर भी आपको ईरान बिल्कुल क्लियर ऊपर लिखा नजर आएगा, और उसके नीचे पर्शियन गल्फ भी लिखा हुआ है। सऊदी के लेफ्ट में रेड सी भी लिखा हुआ है, और यमन। रेड सी एक जगह ऐसी आती यमन के साथ आके कि वो बहुत, जो समुद्र है बहुत नैरो हो जाता है वहां पर, बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है। ये एक ऐसा मुहाना है जिसके ऊपर यमन ने सबको तंग करके रखा हुआ है। यमन ने नहीं, बल्कि हूती विद्रोहियों ने, जो यहां से ऑपरेट करते हैं। यहां से दरअसल ये रेड सी जो आगे जाता है, आगे स्वेज कैनाल से होकर रेड सी जो है वो सीधा का सीधा मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर में चला जाता है। इस पिक्चर में भी आप समझ सकते हैं, यमन के बिल्कुल नीचे देखेंगे तो रेड सी बिल्कुल पतला हो जाता है, और कोई भी जहाज यहां से बिना हूती विद्रोहियों की परमिशन के गुजर नहीं सकता। अब 80% शिप जो है यहां से आने बंद हो गए। स्वेज कैनाल का रूट बहुत नुकसान में जा रहा है, और इजिप्ट को इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता साहब। अब हूती विद्रोही जो है उनको समर्थन किसका है? ईरान का। लेबनान में किसका समर्थन है? हिजबुल्लाह का, ईरान का। सीरिया के विद्रोही, उनको किसका समर्थन है? ईरान का। और अब तेहरान के अंदर जो विमान उतरे हैं, और इसका हाँ एक और बता दूं, जो आपका जो पर्शियन गल्फ था इसके अंदर, यहाँ पर जो यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ आता है जो ईरान के बिल्कुल नीचे है, फारस की खाड़ी कहते हैं, ये सारा तेल का भंडार है। यहीं पर आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिलता है, यानी कि दुबई अबू धाबी मिलते हैं। यहीं पे आपको कतार मिलता है, यहीं पे आपको बहरीन मिलता है, यहीं पे आपको कुवैत मिलता है, और यहीं से आपको इराक का तेल भी होके जाता है। मैं आपको तो और कोई जगह नहीं है, यहीं से होके जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसका जो ऊपर का मुहाना है छोटा सा, जो ईरान के अंदर तक जाता है, यहां पर ईरान का कंट्रोल है। इसके लिए इसको फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ भी कहा जाता है। और अगर ईरान इसको ब्लॉक कर देता है, कोई भी जहाज आए उसको अगर अटैक करता है, तो पूरी दुनिया में तेल का हाहाकार मच जाएगा, और ईरान ये करेगा। उसे लगेगा कि अगर मैं बैक टू द वॉल हूं तो दुनिया कैसे जिंदा रहेगी, मैं किसी को तेल नहीं पहुंचने दूंगा, और तेल नहीं पहुंचा तो दुनिया मर जाएगी भाई, ये तो पक्की बात है। उधर से यमन के नीचे जो विद्रोही है वो किसी को रेड सी में से तेल ले जाते नहीं अलाउ करते। तो सऊदी ना इधर से अलाउ करता है, ना सऊदी उधर से अलाउ करता है। सऊदी दोनों जगह से मरता है एक्चुअली देखा जाए तो। ऊपर का हिस्सा जो स्वेज कैनाल के साथ सऊदी का लगा हुआ है,
जो बिल्कुल पास आ जाता है, वहां तक थोड़ा सा सेफ्टी है कि सऊदी फिर वहां से निकल के भूमध्य सागर में ऊपर जाए और भूमध्य सागर से निकल के फिर वो क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया का चक्कर काटे और तब कहीं तेल सप्लाई करे। वो भी सिर्फ सऊदी कर पाएगा, लेकिन इराक नहीं कर पाएगा, बहरीन नहीं कर पाएगा, कुवैत नहीं कर पाएगा, इराक नहीं कर पाएगा, यूएई नहीं कर पाएगा, और इसके अलावा बहरीन भी नहीं कर पाएगा। तो ये सारा धंधा ईरान उनका बंद कर देगा। ईरान ने ये भी धमकी दे दी, भैया अगर इजराइल का साथ दिया इन सब देशों ने, तो मैं आपके ऊपर बमबारी कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। चलिए इस तस्वीर को मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। अब नया डेवलपमेंट क्या है, अमेरिका ने जंगी जहाज भेज दिए, अब रूस के भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ और सप्लाई हो रही है। वो सप्लाई के बारे में आपको बताना जरूरी है कि ये जंग इतनी विनाशक क्यों होगी। अब हो क्या रहा है कि रूस की जो हथियारों की सप्लाई है अब रेगुलर शुरू हो गई है, खासतौर से ईरान को। और ईरान के कुछ कन्वॉयज जो वाया सीरिया होकर लेबनान में जा रहे थे, उसके ऊपर इसराइल ने एरियल अटैक किया। मैं आपको बताऊं, करने दो, लेकिन हथियार तो पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, ईरान ने हुती विद्रोहियों को डायरेक्ट सप्लाई जो यमन की है वो बंद किया। वहां पे सप्लाई कौन कर रहा है? वहां पर नॉर्थ कोरिया सप्लाई कर रहा है, जो कि चीन का साथी है, रूस का साथी है। नॉर्थ कोरिया, किम जॉन उंग, वो ईरान के साथ मिल गया, क्योंकि वहां से अमेरिकन जहाज निकलेंगे, उसको सांस नहीं लेने देनी। तो अब किम जॉन उंग भी इसमें उतर आए हैं, उनके हथियार यहां पर जा रहे हैं। अब चाइना के हथियार वाया रशिया होके सीधे, चाइना तो वैसे भी ईरान के साथ ही लगता है, वो सीधे जा रहे हैं। रूस के हथियार आने शुरू हो गए हैं। एक और जो डेवलपमेंट है बहुत खतरनाक है कि जो वैगनर ग्रुप हैं, जो भाड़े के सैनिक होते हैं दुनिया के डेडली, वो रशिया से निकल के ईरान की ओर से लेबनान में उससे लड़ेंगे। ये खबर भी आनी शुरू हो गई है। तो अब जिस लेवल पे बैलिस्टिक मिसाइल्स और हथियार रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया ने सप्लाई करने शुरू किए हैं, और ईरान की जो लड़ाई, जो 3 प्रॉक्सी लड़ेंगे, एक प्रॉक्सी हिजबुल्लाह लेबनान से, एक प्रॉक्सी सीरिया से, एक प्रॉक्सी यमन में हुतियों के द्वारा, और एक खुद। बैकअप किसका है? रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया का। यानी कि हथियारों की सप्लाई लगातार जारी रहेगी। ईरान के पास क्या है? ईरान के पास तेल है। वो तेल किसको दे सकता है? वो तेल चीन को दे सकता है, बेच सकता है। तो कभी तो है ही नहीं उसको बिल्कुल भी। तो ईरान तेल बेच के सर्वाइव कर जाएगा, जैसे रशिया तेल बेच के सर्वाइव कर गया। इजराइल कहां से बचेगा? मौत इजराइल की आ रही है इस समय। भारत की क्या मुसीबत है भैया? भारत की मुसीबत यह है कि 1 करोड़ लोग भारतीय गल्फ में काम करते हैं। 35 लाख तो यूएई यानी कि दुबई, अबू धाबी में, 30 लाख सऊदी अरेबिया में, और बाकी जो बचे सारे के सारे बहरीन के अंदर, कुवैत में, इराक में, ओमान में, ये सब जगह काम करते हैं। सारा तेल और गैस यहां से निकलता है। दुनिया भर का गैस जो कतार से जाता है, कतार से गैस की सप्लाई रुकी तो हिंदुस्तान की सांसें रुक जाएंगी। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तानी पूरी दुनिया की सांसें रुक जाएंगी, यूरोप की सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि सारी दुनिया की गैस सप्लाई तो कतर करता है। तो इतिहास में ऐसे नाजुक मौके कम आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिखावट है, ये अटैक वटैक कुछ नहीं होगा। भैया अटैक तो होगा। ईरान अच्छा खासा अटैक करेगा। रशिया बेवकूफ नहीं है जो अपने हथियार स्पेशल इल्यूशन 76 विमानों को, भीमकाय हाथी विमान को भेज के सप्लाई शुरू कर दी है। वो बेवकूफ नहीं है। रशिया को अमेरिका को सबक सिखाना है, वो मौका ढूंढ रहा है। चीन को भी सबक सिखाना है, वो भी मौका ढूंढ रहा है। इससे बढ़िया मौका कहां मिलेगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू किया जाए और दोनों खड़े होकर हाथ सेकेंगे। मरेगा कौन? मरेगा अमेरिका और इजराइल यहां पर। और यूरोप वैसे ही बिका पड़ा है, उनके पास पैसे नहीं है। वो यूक्रेन युद्ध के चक्कर में ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, वो जब अब जर्मनी और फ्रांस, इनकी हालत खराब है भाई। इकोनॉमी माइनस में जा रही है इनकी। उनके पास पैसे नहीं है। उनके पास पैसे नहीं है। अगर उनको सपोर्ट करना पड़ गया यहां इजराइल को, नेटो कंट्री होने के नाते, तो मैं सच कह रहा हूं, भिखारी हो जाएंगे यूरोप के लोग। भिखारी, पैसे नहीं बचेंगे अपने लिए कुछ भी। ये इजराइल खुद तो डूबेगा, उनको भी लेकर डूबेगा, और अमेरिका को भी लेकर डूबेगा। अमेरिका के पैर वैसे भी हमास के चक्कर में फंसे हुए थे, उधर यूक्रेन के चक्कर में फंसे हैं, अब ईरान के चक्कर में और फंसाएगा क्या?
फिर कसर रह गई हो तो एक और जगह रह गई है, ताइवान, चाइना ताइवान। चाइना के लिए बढ़िया मौका है, अगर ये युद्ध शुरू होता है तो चाइना के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। जाएगा 2 दिन के अंदर ताइवान को अपना झड़क के अपने में ले लेगा। अमेरिका चौथी जगह पैर डालेगा क्या? नहीं डालेगा। अमेरिका भी कमजोर हो गया है, अमेरिका सिर्फ दिखा रहा है, लेकिन इंडिया के क्या हालात होंगे, इंडिया कहां जाएगा? अमेरिका के एम्बेसडर ने एक दिन कहा था, गारसेटी ने, अभी कुछ हफ्ते पहले, कि दुनिया में एक बड़ा युद्ध बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दुनिया में एक बड़ा युद्ध बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कहीं भी कभी भी शुरू हो सकता है, और उसमें कोई भी व्यक्ति दूर खड़ा होकर हाथ नहीं सेक सकता। यानी कि सोचो कि मैं न्यूट्रल रह जाऊं, ना मैं इधर जाऊं ना उधर जाऊं, कहता है वो चांस नहीं है। आपको साइड तो लेनी पड़ेगी, या तो आप इधर हैं या आप उधर हैं। ये दिक्कत है। खबर तो आप तक पहुंचानी जरूरी है ना। तीसरा विश्व युद्ध अब तो सामने खड़ा है। 12 और 13 अगस्त इजराइल के लिए शोक दिवस है, जो उनके लिए पूरे साल में सबसे शोक बनाने वाले दिन होते हैं, दुख बनाने वाले दिन होते हैं। और उस दिन तो अटैक होगा, और इस बात की पुष्टि इजराइल के न्यूज़पेपर ने भी की है, टाइम्स ऑफ जेरूसलम ने भी की है, बाकी जो न्यूज़पेपर है उन्होंने भी कर दी है कि अभी अटैक होगा और उस दिन तो होगा होगा। हालात अब नाजुक हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि एहसास हो रहा है कि ये रीइंफोर्समेंट जो हो रहा है, जो तैयारियां हो रही है हथियार इकट्ठा करने की, इजराइल के द्वारा, ईरान के द्वारा, और जो रशियन फोर्सेज अब आ रही हैं और अमेरिकन फोर्सेज आ रही है, अब लग रहा है कि जो पिछली बार नहीं हुआ था, कि अब हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। और अब भारत की मुसीबत है कि किसका साथ दे। ईरान भारत का पक्का मित्र, इजराइल भारत का पक्का मित्र, किधर जाएगा? चलिए देखते हैं। इतिहास कभी कभी आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कभी कभी आपको एक निर्णय लेना पड़ता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में आप इधर हैं या आप उधर हैं। या तो आप पांडवों के साथ हैं या आप कौरवों के साथ हैं। अब पांडव कौन है, कौरव कौन है, इस बात का फैसला भी इतिहास करेगा, समय करेगा, हम नहीं कर सकते। कौन बुरा कौन अच्छा हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन भारत को भी उस दिन शायद फैसला करना पड़ेगा, जो अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा था कि आप बीच में खड़े होकर हाथ नहीं सेक सकते, नुकसान तो आपका भी होगा। चलिए, नुकसान तो हमारा भी होगा। जो हमारे 1 करोड़ लोग वहां काम करते हैं वो कहाँ जाएंगे? और कहीं इंडिया भी शामिल हुआ तो हम तो भैया फिर 10 साल 20 साल पीछे चले जाएंगे। युद्ध में कब किसी को जीत मिली है? युद्ध में तो हर कोई हारा ही है। युद्ध हमेशा हारते ही है। शुक्रिया आपका।